हेलो बच्चों, आज अपन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और इस चैप्टर से एमसीक्यू पक्का पूछेगा ही पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और लगभग अपन 60 एमसीक्यू करेंगे और इनसे बाहर कुछ नहीं है। सवाल रिपीट नहीं होता है बच्चों, हमेशा कंसेप्ट रिपीट होता है। मैं आपको हर सवाल का आंसर निकालना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सवाल अगर घुमा के पूछता तो किस प्रकार से पूछ सकता था। तो मैं जो आपको सवाल कराऊंगा ना बच्चों, वो एक बार आंसर पक्के देखना, और कुछ भी आपको अगर एक्स्ट्रा लगे तो आप क्या करना, नोट करना। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों प्रतिरोध ताप गुणांक की। थोड़ा इस पर क्या क्या सवाल बनने के चांस हैं वो सारे मैं बता दूंगा। प्रतिरोध ताप गुणांक की अपन बात करेंगे तो प्रतिरोध ताप गुणांक को लिखते किससे, अल्फा से। मात्रा क्या होता है, 1/डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी चीज, इसका मान किस पे डिपेंड करता है, तो इसका मान डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पे। इसकी वैल्यू डिपेंड करती हैं बच्चों, किस पे डिपेंड करती हैं, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती हैं। यानी वो जिस पदार्थ की अपन बात करें ना, उस पदार्थ की किस पे डिपेंड कर रही हैं बच्चों, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगी। एक मिनट वापिस, अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा तापमान घटाने पर, सॉरी एक मिनट वापस देखना, अगर तापमान बढ़ाने पर तो प्रतिरोध क्या करता हो, बढ़ता हो, और टेम्परेचर घटाने पर प्रतिरोध घटता हो, तो उसका अपन अल्फा कैसा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। यानी टेम्परेचर और प्रतिरोध का ना व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो अल्फा पॉजिटिव। अगर किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता हो और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता हो, तो वहाँ पर अपन का अल्फा कैसा मानते हैं, नेगेटिव। उस पदार्थ का अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव, और ऐसे पदार्थों का अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। अपन सबसे पहले अगर बात करते हैं धातुएं की। अगर कोई धातु है, धातु किसका एग्जाम्पल होती हैं बच्चों, चालकों का। चालकों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती हैं धातुएं। धातुएं में क्या होती हैं, खास बात क्या होती हैं बच्चों, आओ अच्छे से एक बार रुकना बच्चों, ठीक है। धातुओं में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो धातुओं का अल्फा हमेशा कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। और इसके ऑपोजिट क्या होता है, इसके ऑपोजिट अपना होते हैं बच्चों अर्धचालक। क्या होते हैं, अर्धचालक। एक मिनट, इसके ऑपोजिट होते हैं बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक की खास बात क्या होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, तो अपन उनका अल्फा कैसा मानते हैं, नेगेटिव। तो धातुओं का अल्फा हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, अर्धचालकों का अल्फा हमेशा क्या माना जाता है, नेगेटिव। अर्धचालकों का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन और क्या होगी, जर्मेनियम। ये आपको इतना पता होना चाहिए अल्फा के बारे में, थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो गया तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो। वापिस अच्छे से एक बार अच्छे से देख लेना बच्चों, अल्फा को लिखते कैसे हैं, अल्फा की यूनिट क्या होती है, अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती हैं, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बच्चों इसने कहा अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव किसका होता है, अर्धचालकों का। अर्धचालकों का अल्फा हमेशा कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो अर्धचालकों का अल्फा हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, अर्धचालक क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीनों क्या हैं बच्चों, तीनों आपकी धातुएं हैं। और धातुएं किसका एग्जाम्पल होती हैं, चालकों का एग्जाम्पल होती हैं। और चालकों का अल्फा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव किसका होगा, सिलिकॉन का होगा। बड़ा आसान सा उसने किरचॉफ ने अपने बच्चों 2 नियम दिया था। एक फर्स्ट नियम दिया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, संधि नियम। क्या बोलते हैं, संधि का नियम। और सेकंड एक किरचॉफ ने नियम दिया जिसको अपन
लूप नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? लूप। किरचॉफ के दो नियम हैं। संधि नियम आपका याद होना चाहिए। संधि का जो भी नियम है वो आपके आवेश संरक्षण पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं बच्चों? आवेश संरक्षण पर आधारित हैं। और लूप का नियम है जो आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पे। तो आपका संधि का नियम था जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन लॉ। संधि नियम, संधि नियम होता है आवेश संरक्षण पे आधारित। दूसरा है लूप नियम। लूप नियम होता है किस पे आधारित होता है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो आपको ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बच्चों। इसमें अपन किसकी बात करते हैं? न्यूटन ने अपने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम जिसको क्या बोलते हैं? संधि नियम, जो कि आवेश संरक्षण पे आधारित होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, आवेश संरक्षण पे आधारित होता है। और कभी ये संधि नियम पूछ भी लिया जाता है। इसके अनुसार बच्चों किसी भी परिपथ में कोई भी अगर संधि है, क्या है बच्चों? संधि किसको बोलते हैं? जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच, जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? संधि बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए क्या हो गई आपकी? संधि हो गई। और संधि पर मान लीजिए एक करंट आ रही है I1, एक संधि पर करंट आ रही है I2, तीसरी करंट आ रही है मान लीजिए I3, चौथी करंट आ रही है I4 और पांचवी करंट मान लीजिए I5 निकल रही हैं। तो इसने क्या बोला? किसी भी संधि पर, ये मान लीजिए संधि हो गई। संधि किसको बोलते हैं? इनको, ये जो है ना, इनको बोलते हैं शाखाएं। परिपथ की क्या बोलते हैं? शाखाएं। जहाँ पर बच्चों दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का कौन सा योग बच्चों? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0। इसमें जो करंट आ रही है उसको क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। जो करंट संधि पर आते हैं उसको तो अपन मानते हैं पॉजिटिव, और जो संधि से निकलते हैं उसको मानते हैं नेगेटिव। और सारों का अगर अपन सम करें तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? संधि पर आने वाली धाराएं और संधि से निकलने वाली धाराओं का सम आपस में क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। और इसको बोलते हैं संधि नियम। और ये नियम हमेशा किस पे लगता है? संधि पर लगता है। किरचॉफ का पहला नियम है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद में किरचॉफ ने एक नियम और दिया था, लूप का नियम। किरचॉफ लूप लॉ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। उसको किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। लूप नियम, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में KVL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और उसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। दो लॉ हैं बच्चों। वापिस ये लूप नियम क्या बोलते हैं बच्चों? के किसी भी परिपथ में, किसी भी लूप के अंदर आप घूमोगे, किसी भी लूप के अंदर आप घूमोगे तो लूप के अंदर विभवांतरों का, किसका बच्चों? लूप के अंदर विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। किसी भी बंद लूप के अंदर विभवांतरों का सदिश योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और इस नियम को बोलते हैं लूप का नियम। और ये नियम हमेशा आवेश संरक्षण पर ये नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पे। ये नियम पूछा जा सकता है कि बताओ लूप का नियम क्या है? तो लूप का नियम सिंपल ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में, किसी भी कैसे लूप में बताओ बच्चों? किसी भी बंद लूप में विभवांतरों का, किसका बताओ? विभवांतरों का कौन सा योग? बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? लूप नियम बोलते हैं। दोनों नियम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको अपन क्या बोलते हैं? KCL, वो तो आवेश संरक्षण पे आधारित होता है। दूसरा नियम जिसको KVL बोलते हैं वो किस पे होता है? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तीसरा, ये सवाल बच्चों इसको आप हटा दो, अब पढ़ दो। अब सवाल एक बार अच्छे से समझना। क्या लिखा है? किस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है? याद रखना, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विभवांतर के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब सेल कौन सी परिपथ में हो बच्चों? खुले परिपथ में हो। अपन बच्चों 3 केस पढ़ते हैं। कितने केस पढ़ते हैं अपन बच्चों? है ना,
तीन केस पढ़ते हैं। जब सेल खुले परिपथ में हो, पहला अपन पढ़ते हैं सेल कौन से परिपथ में हो बच्चों, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के टर्मिनल वोल्टता का मान किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। सेकंड अपन पढ़ते हैं जब सेल तो कैसे परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो। बंद परिपथ में कितने केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। सेल आवेशन की अवस्था पढ़ते हैं एक तो अपन सेल के, और एक सेल के पढ़ते हैं निरावेशन की अवस्था। जब सेल आवेशन की अवस्था में हो, मान लीजिए आवेशन का मतलब होता है सेल खुद कहीं से करंट ले रहा हो, सेल खुद कहीं से क्या ले रहा हो, करंट। उस कंडीशन में सेल के सिरों के बीच की टर्मिनल वोल्टता होती हैं, उसका मान होता है V = E + IR। जबकि जब सेल है ना निरावेशन की अवस्था में हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी करंट दे रहा हो, और उस टाइम इस सेल के सिरों के बीच की जो वोल्टता होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी, उसका मान कितना होगा बच्चों, E - IR। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। खुले परिपथ में क्या होता है, बंद परिपथ में कितने केस बनते हैं, एक आवेशन की अवस्था, एक निरावेशन की अवस्था। आवेशन की अवस्था में टर्मिनल वोल्टता कितनी होती हैं, निरावेशन की अवस्था में टर्मिनल वोल्टता कितनी होती हैं, ये आपको आना चाहिए। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सेल निरावेशित होने की स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, तो ये नहीं होता है बच्चों। इसका संबंध कितना होता है, V = E - IR। ये किरचॉफ के बच्चों वोल्टेज नियम पे हैं। कितनी करंट आ रही है, अच्छे से एक बार देखो, कितनी करंट आ रही है, 0.7 और 1.2, तो यहाँ कितनी करंट हो जाएगी, 1.9। 1.9 में से 0.8 चली गई तो यहाँ कितनी आएगी, 1.1। पॉइंट इधर चली गई तो ये करंट कितना एम्पियर आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना होगा, ये ऑप्शन बच्चों गलत है, इसका ऑप्शन होगा 1 एम्पियर। अगला चीज़ बच्चों देखो, एक्स और वाई आपको दो चीज़ें दे दी हैं और बताया नहीं कि एक्स के बारे में और वाई के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इनकी यूनिट से पता चल रहा है सर एक्स क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा सर, वाई क्या होगा सर, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होगी सर, ये पता चल गया हमको यूनिट से। अब क्या बोल रहे हैं, अगर किसी चालक की लेंथ को डबल कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया जाए तो एक्स और वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चनों में आता है। वापिस सुनना, रजिस्टिविटी, पहले मैं बात करता हूँ प्रतिरोध की। प्रतिरोध किसी भी चालक के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, आर की वैल्यू, टेम्परेचर पे, उस पदार्थ के तापमान पे भी निर्भर करता है, और चौथी उस पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ किसका बना हुआ है, कॉपर का है कि चांदी का है कि एल्यूमिनियम का है कि सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये तो आर बच्चों, ये आर कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब अपन अगर बात करते हैं रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, रजिस्टिविटी कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, रजिस्टिविटी हमेशा टेम्परेचर पे और रजिस्टिविटी हमेशा पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती हैं, दो चीज़ों पे निर्भर करती हैं रजिस्टिविटी। अगर आप लेंथ को आधा करोगे तो आपका रजिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आपका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो आधी हो जाएगी, जबकि रजिस्टिविटी वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बच्चों अगला सवाल भी सेम है कि आपके पास दो आपके रजिस्टर हैं और दोनों एक समान पदार्थ के बने हैं, पदार्थ की प्रकृति क्या हो गई, समान। मान लीजिए कॉपर का है तो ये भी क्या है, कॉपर का। लेंथ से अपन को कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करेगी ही नहीं, और ना इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है नहीं, तो इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर तो क्या मानोगे आप, इक्वल। दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का पदार्थ इक्वल है, पदार्थ समान है, टेम्परेचर इक्वल है, तो दोनों के रजिस्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। और इस टाइम दोनों के रजिस्टिविटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। यानी अगर वापिस सुनना, एक ही पदार्थ हैं, मान लीजिए कॉपर एक समान टेम्परेचर पे है, तो उसका कोई भी शेप हो, सबकी रजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी।
आपको अगला है विद्युत वाहक बल। आपको पता है विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं? जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के सिरों के बीच का विभवांतर होता है, उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। बोलते बल है जबकि वास्तव में एक विभवांतर होता है। क्या होता है? एक विभवांतर होता है। तो इसका मात्रक आपको याद रखना वोल्ट होता है। कभी भी आप न्यूटन मत करना। क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। धारा घनत्व क्या होता है बच्चों? धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला आपको V और I के बीच में एक आपको ग्राफ दे दिया है और पूछा है R की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो देखो बच्चों, अगर V का मान 4 है तो उसके करस्पॉन्डिंग I का मान कितना है बच्चों? 0.2 है। तो आपको पता है R का मान कितना होता है? V/I होता है। तुम कहोगे सर इस डायग्राम से पता चलता है जब I का मान 0.2 है तो उस कंडीशन में V का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40/2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। क्या सर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा? तो तुम इसको अच्छे से मिलाओगे ना। जब V का मान 6 है तो उस टाइम बच्चों I का मान कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। यहाँ से निकालो तो भी आंसर तो वही आएगा, 6/0.3, 60/3। तो कितना ओम आएगा? 20 ओम आएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अगला सवाल है, एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता का मान आपको दे रखा है। अगर इसकी लंबाई को मैं डबल कर दूं तो बताओ लेंथ पे डिपेंड करेगी? नहीं तो क्या रहेगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। अब बच्चों ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप लिखो। तो J = σ E को बोला जाता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या फिर J वेक्टर = सिग्मा इंटू ई वेक्टर, इसको बोला जाता है ओम के नियम का सदिश रूप। इसको बोला जाता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। कौन सा रूप बोला जाता है बच्चों? सूक्ष्म नियम। और सिंपल आपको ओम का नियम पूछे तो V = कितना होता है? IR। ये तो आपका ओम का नियम है, ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, ये ओम के नियम का सदिश रूप है। तो आपको आना चाहिए बच्चों, ये तो आप पढ़ते ही हो। किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो अभी मैंने बताया था R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। A बढ़ा दोगे तो R घटेगा, R क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी बताया था अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बोलो चाहे रेजिस्टेंस बोलो, दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? घटती हैं। दोनों की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं। अगला, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं बच्चों, आपको आना चाहिए। और प्रतिरोध के उल्टे को बोला जाता है चालकत्व बोला जाता है। प्रतिरोध के उल्टे को तो चालकत्व बोला जाता है और प्रतिरोधकता के उल्टे को क्या बोला जाता है? चालकता बोला जाता है। गतिशीलता आपको पता है एक ही फॉर्मूला होता है गतिशीलता का, अपव्यय वेग Vd = μe। तो यहाँ से गतिशीलता क्या आ जाएगा? μd/ क्या आ जाएगा? E। μd का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। बहुत बार पूछा हुआ है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। अब पूछा है अपव्यय वेग और आपको धारा में संबंध यही होता है I = NE/AVD। यहाँ से एरिया नीचे भेजूंगा तो J का फॉर्मूला आ जाएगा NEVD। तो ये आपके दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका धारा और अपव्यय वेग के अंदर है, ये आपका धारा घनत्व और अपव्यय वेग के अंदर का संबंध है। किसी प्रतिरोध का मान उसकी लंबाई को अगर कम करने पर क्या होगा बच्चों? कम करने पर कम होता है। आपको पता है RL के समानुपाती होता है। लंबाई को कम करूंगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम। लंबाई कम करने पर किसी भी चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे किसी भी चालक का तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। एक अच्छे चालक के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा है? अच्छा चालक वो होता है जो ओम के नियम का पालन करता है, जिनका VI ग्राफ एक सीधी रेखा मिलता है, एकदम सीधी रेखा। ये सीधी रेखा नहीं है तो ये अच्छा चालक नहीं है, सीधी रेखा नहीं है तो अच्छा चालक नहीं है। ये स्टार्टिंग में तो सीधी रेखा है लेकिन फिर बाद में ओम के नियम का पालन करना बंद कर देते हैं, तो ये भी अच्छा ग्राफ नहीं है, ये अच्छा चालक नहीं है। सबसे बढ़िया चालक C ऑप्शन होगा बच्चों, A नहीं। सबसे बढ़िया चालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर C आपका है।
आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना माना जाता है? 0 माना जाता है बच्चों। आपको बोला निम्न में से कौन सा वक्र तांबे की प्रतिरोधकता का तापमान के साथ परिवर्तन। याद रखना बच्चों, तांबा एक चालक होता है और चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। और कैसी बढ़ती हैं? रेखीय रूप से बढ़ती हैं। आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूला कभी याद होगा आपको किसी भी चालकों के लिए। तो या तो घट रही हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बढ़ रही हैं, लेकिन रेखीय रूप से नहीं बढ़ रही हैं, ये आपकी चरघातांकीय रूप से बढ़ रही हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ए होगा, ये ऐसे रेखीय रूप से बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़नी चाहिए बच्चों? रेखीय रूप से बढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए आपका ऑप्शन होगा। इसमें आपको बोल रखा है कि अगर 5 ओम में करंट बह रही है वो आपकी 0 एम्पियर हैं, तो बता दीजिए एक्स का मान कितना होगा। तो बच्चों अगर धारामापी वाली भुजा में, ये हो गई कौन सी भुजा? हो गई बैटरी वाली भुजा। और ये आपकी कौन सी होगी? धारामापी। 5 ओम के इसको बोलते हैं धारामापी वाली भुजा। अगर इसमें करंट 0 है तो एक व्हीटस्टोन सेतु है, तो ये किस में होगा बच्चों? ये होगा अपना संतुलन अवस्था में। और तो आमने सामने का गुणनफल किसके इक्वल होगा? 6x किसके इक्वल हो जाएगा? 18 इंटू 2। 6 से 18 कितनी बार कटेगा? 3। तो x का मान कितना ओम आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। वह नियम जो किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का संबंध बताता है। तो ये ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I, ये किसका नियम है? ओम का नियम है। धारा विद्युत में ओम के नियम का पालन किया जाता है। ओम का नियम का पालन करते हैं धातुएं, यानी धातुएं किसका एग्जाम्पल होती हैं? चालकों का। और चालकों में जो धातुएं होती हैं, धातुएं मैक्सिमम धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। देखो बच्चों, डायोड कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये भी डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर भी नहीं करेगा। धातुएं हमेशा ओम के नियम का पालन करती हैं। तो ओम में युक्ति मतलब जो ओम के नियम का पालन करे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपर करेगा। ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। बिल्कुल V अपॉन आई होता है। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। अगर चालक में प्रवाहित करने वाली धारा को डबल कर दिया जाए, तो आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I होते हैं। I डबल होगा तो V भी डबल हो जाएगा और R पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चालक के प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा बच्चों? नियत रहता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको आना चाहिए एनसीईआरटी ग्राफ में। ये आप ग्राफ हैं गैलियम आर्सेनाइड, जो कि ये क्या होता है? अर्धचालक होता है, उसका ये बना हुआ है। आई और वी के बीच का ग्राफ बना हुआ है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ऋणात्मक प्रतिरोध। ऋणात्मक प्रतिरोध किसको बोलते हैं? जब अपन वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बढ़ने के बजाय घट रही हो, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर देखो बच्चों, है ना, डी से लगाकर अपन बात करें अगर ई की, तो वोल्टेज तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन है ना करंट आपकी क्या हो रही है? घट रही है। करंट आपकी क्या हो रही है? घट रही है। तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ आर आपका नेगेटिव होगा। इधर करंट बढ़ रही है तो आर आपका पॉजिटिव, बाद में भी आर आपका पॉजिटिव होगा। डी से ई तक आर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। धारा घनत्व का मात्रक आपको पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पता है ओम इंटू मीटर। गतिशीलता का मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। और विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको आना चाहिए चारों मात्रक। आपको पता है अपव्यय वेग हमेशा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और Vd की वैल्यू होती है म्यू ई। और यहाँ पर म्यू का मान, म्यू को बोलते हैं गतिशीलता, ई टो अपॉन एम के बराबर होता है। और विद्युत क्षेत्र का मान विभवांतर अपॉन चालक की लंबाई के बराबर होते हैं। तीनों संबंध आपको आना चाहिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? दो ही चीज़ों पे निर्भर करती हैं, एक तो चालक की प्रकृति पर और एक तापमान पे। लंबाई पे निर्भर नहीं करेगी, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगी, ताप पर निर्भर करेगी, आकृति पे भी निर्भर नहीं करेगी। चालक की लंबाई हो, किस आकृति का हो, गोलाकार हो, अंडाकार हो, किस पे निर्भर नहीं करती हैं, एक ताप पर निर्भर करती हैं और एक पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती हैं। दो ही चीज़ों पर निर्भर करती हैं। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, ये देखो J इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा ई। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? आपकी चालकता के बराबर होता है। अगर रो प्रतिरोधकता वाले एक चालक तार की लंबाई को खींच के डबल कर दिया, आपकी प्रतिरोधकता लंबाई पे निर्भर करेगी नहीं, सेम की सेम रहेगी।
अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का, आपको पता है वी डी इक्वल टू म्यू ई, तो अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात किसके बराबर होगा? गतिशीलता के बराबर होगा। अगला सवाल, एक कार की बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल आपका 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो इससे अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है? अधिकतम धारा लेने के लिए आपको बच्चों बाहर का प्रतिरोध कितना रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। जब आपका बाह्य परिपथ का प्रतिरोध 0 होगा तब भी तो धारा ज़्यादा आएगी। अगर इसका प्रतिरोध होगी तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा तो धारा का मान घटेगा। तो अधिकतम धारा के लिए तो वो कितना होना चाहिए? 0। और आई का फॉर्मूला कितना होता है? V/R, 12/0.4, 120/4 कितना आ जाएगा? 30 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। इसका आसान क्वेश्चन था। ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अपव्यय वेग का फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अपव्यय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वी डी इक्वल टू म्यू ई, और म्यू का मान E2/m इंटू ई। ये सभी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा। आपको अब पूछा है, क्या पूछा है बताओ? प्रतिरोधकता क्या होती है? आपको पता है J इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा J/E, और सिग्मा का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो प्रतिरोधकता फॉर्मूला हो जाएगा E/J। कितना हो जाएगा? E/J। विश्रांति काल का फॉर्मूला बताओ, तो आपने पढ़ा होगा ρ इक्वल टू m/n/e² टो। यहाँ से विश्रांति काल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? टो इक्वल टू m/n/e² इंटू कितना आ जाएगा? रो आ जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धारा घनत्व आपको पता है I इक्वल टू NeAVD, यहाँ से J का मान आ जाएगा NeVD। ये चारों संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों देखो इंग्लिश में दे रखा है लेकिन बहुत आसान है बच्चों। अपव्यय वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे दी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी, और क्या पूछा है? गतिशीलता पूछा है। तो वी डी इक्वल टू म्यू ई, म्यू का मान कितना हो जाएगा? VD/E हो जाएगा। एक बार VD इस अपव्यय वेग को E इस विद्युत क्षेत्र से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, व्हीटस्टोन सेतु में अगर बैटरी वाली साइड और धारामापी वाली साइड को अपन अंतर परिवर्तित कर देते हैं तो बताओ विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। ये आपके व्हीटस्टोन, मान लीजिए ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर आपका क्या होता है? आपका गैल्वेनोमीटर, और इधर क्या होती है? आपकी बैटरी। ये क्या बोल रखा है? अगर बैटरी की जगह मैं लगा दूं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं, तो बताओ विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विक्षेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। विक्षेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पता है VI ग्राफ की ढाल हमेशा किसके बराबर होती है? VI ग्राफ की ढाल हमेशा tan थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? R के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग किस कोटि का होता है? ये लगभग 10⁻⁴ ऑर्डर का होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन देखोगे ना, तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻�6, नैनो का मतलब 10⁻⁹, मीटर का मतलब मीटर पर सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये है ना, माइक्रो का भी नहीं होता है, नैनो ऑर्डर का भी नहीं होता है, मीटर पर सेकंड का ऑर्डर नहीं होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁴ सबसे अगर मेरे को एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलीमीटर पर सेकंड का ऑप्शन सबसे अच्छा, यानी अप्रोप्रिएट ये आंसर मेरे को लग रहा है। तो ये आंसर लिख सकते हो। किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या करता है? बढ़ता है। अगली चीज, धातु का तापमान बढ़े तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी बता चुका हूँ मैं ये पहले आपको। वास्तव में एक ग्राफ किसके लिए बनाया है? आधार पर पदार्थ की पहचान कीजिए। वास्तव में ग्राफ बच्चों ऐसा नहीं होता है, एकदम ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन इसने ग्राफ ऐसा बना ही दिया तो अपन पता है, तुम कहोगे सर इस ग्राफ से पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो ये तो किस में होता है? मेटल्स में होता है। मेटल्स में बहुलक होता नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम हो नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। किस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो रहा है? जब बैटरी क्या हो रही हो? आवेशित हो रही हो, चार्ज हो रही हो, उस टाइम बैटरी का आपको पता है V का फॉर्मूला E+IR होता है। टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है।
एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर एल अपॉन ए। एल का मान भी 1 कर दूं, एरिया भी एकांक कर दूं, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर। तो प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा? प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था कितनी होती है? पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, यही तो होती हैं। ये आपकी बताओ कितने रजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन सेतु में? 4 होते हैं। ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S, ये आपकी होगी आपका कौन सा हो गया? आपका गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें करंट 0 है तो अपन बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु किसमें है? बैलेंस में है। तो इसका क्या होता है? बैलेंस में होगा तो P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा? R अपॉन S हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है। अगर बच्चों देखो, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी आपका ए ही कहलाएगा, ये पॉइंट बी है तो ये आपका डी नहीं कहलाएगा। डी को हटा के इसको भी आप क्या लिख दो? बी लिख दो, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अब आप एक जगह इधर ए कर दो, एक जगह इधर आप क्या कर दो बच्चों? बी, और एक पॉइंट आपका और है सी, और एक पॉइंट आपका डी है। अब एक आपको रजिस्टर दिखेगा ए और सी के बीच में, एक दिखेगा आपको बी और सी के बीच में, एक दिखेगा ए और डी के बीच में, एक दिखेगा बी और डी के बीच में, एक दिखेगा सी और डी के बीच में। अच्छे से आप देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस दिखेंगे, आर 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 और आर। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इनके सामने वाले का गुणनफल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इधर भी गुणनफल कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये किस में है? संतुलन में। जब भी संतुलन में होता तो इस वाली जो है ना धारामापी वाली ब्रांच होती है, उसमें करंट कितनी बहती है? 0 बहती है। और जिस ब्रांच में करंट 0 उसको आप हटा दो, तो ये सिंपल इसको हटाएंगे तो ऐसा ऐसा आ जाएगा आपका डायग्राम, आर 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 और आर। अब देखो ऊपर 2R किस में होगा? ये आपके सीरीज में होगा, ये भी किस में है? सीरीज में। तो 2R और 2R वापस किस में हो जाएंगे? समांतर में। तो 2R और 2R का समांतर कितना हो जाएगा? 2R अपॉन 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? R आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वास्तव में इंग्लिश में तो इसने सही लिखा कंडक्टेंस, जबकि हिंदी में चालकता नहीं है। हिंदी में इसको बोला जाता है चालकत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चालकत्व। किससे लिखा जाता है? जी से। किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। अगला ग्राफ बताओ, अर्धचालक के लिए रो व टी में ग्राफ होता है बच्चों ये वाला। टेम्परेचर बढ़ता है तो रो क्या होता है? घटता है। और किस प्रकार से घटता है? चरघातांकीय रूप से घटता है। कैसे घटता है? चरघातांकीय रूप से घटता है। अगला, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं बच्चों? ये विशिष्ट को हटाओ, ये ऐसे हिंदी में थोड़ा कर दिया। कंडक्टेंस का मतलब होता है बच्चों, ये हिंदी में थोड़ा गलत हो गया। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकत्व। तो चालकत्व तो किसके उल्टे को बोलते हैं? प्रतिरोध के उल्टे को बोलते हैं चालकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता के उल्टे को क्या बोलते हैं? चालकता। किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? लंबाई पे करता है, तापमान पे करता है, अर्थात सभी पे करता है। ये बच्चों ये है ना पूछेगा कैसी युक्ति है, तो कैसा? ये ओम के नियम का कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं बनता है बच्चों। ये क्या बोल रहा है? चित्र में प्रदर्शित आई वी वक्र किसका है? अगर आई और वी के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा मिल रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तब वो ओम का नियम का पालन करेगी। ये ओमीय युक्ति का हो ही नहीं सकता, ये ओमीय चालक हो ही नहीं सकता। ये कैसा चालक है बच्चों? अनओमीय चालक है। ये एक अनओमीय चालक होगा। अगला सवाल, आपको दो अलग अलग है ना ग्राफ दिए हुए, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा। आप इधर कहोगे सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये तो अपना क्या हो गया? चालक हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्धचालक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट आपको दिख रहा है? चालक और ए ऑप्शन। ये आपका गलत है। ये अगला क्वेश्चन देखो, 6 ओम दे दिया, 1.5 ओम दे दिया, RX का मान निकालना है। और इसने बोला ये आपका क्या है? वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस है, यानी परिवर्ती आपका प्रतिरोध है। इसका मान आप लगातार क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। जब इसका मान आपने 12 ओम कर दिया, कितना ओम कर दिया इस वेरिएबल का? 12 ओम, तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0। मतलब ये किस में आ जाएगा? संतुलन में। तो बताओ आमने सामने का गुणा कर दो, 6 × RX बराबर 1.5 इंटू कितना हो जाएगा?
12, 6 से 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और आर एक्स का मान कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम। ये गलत है, इसका आंसर 3 ओम आएगा। कितना ओम आएगा बच्चों, 3 ओम। अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात बच्चों सिग्मा होता है, चालकता होता है। ये नहीं होता है, क्या होता है, चालकता होता है। ओम का नियम कहाँ पर व्यतीत होता है, केवल चालकों के लिए होता है। अर्धचालक और कुचालक और अनोमीय युक्ता कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। वी की ढाल ये अपन पढ़ चुके हैं। वह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों, एक विद्युत सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये इतने क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से देख लेना, इनमें से ही कोई रिपीट होगा आपके, अच्छे से देख लेना एक बार।